गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, हमारा मुद्दा क्या है, लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब यहां पे बात आती है, ये जो मुद्दा है उसमें दो केसेस हम लोग मेनली देखेंगे। जब ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में होगा तब, और नेक्स्ट आपका जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में होगा। तो कुछ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। कई बच्चों को याद होगा क्योंकि 10th का है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन रिवीजन करा देते हैं। देखो, मान लो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है। अब यहाँ पे देखो ये चीज, ये जो ग्लास है, ठीक है, वो किसी स्फेयर का पार्ट है। अगर मान लो ये पूरा ग्लास था, ठीक है, स्फेयर था, इससे इतना टुकड़ा निकाल लिया गया, लेकिन जिस स्फेयर से ये टुकड़ा लिया गया है, ये स्फेयर है पूरा, इसका जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद होगा। और जो ये पार्ट है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। समझ गए? जो जिस स्फेयर से ये पार्ट लिया गया है उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो ये पार्ट है उसका सेंटर पोल कहलाता है। समझ गए? अब यहाँ पे बात आती है कि सारी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर कहाँ से करते हैं? कहाँ से करते हैं? पोल से। कहाँ से? पोल से। सारी डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट एंड पोल की डिस्टेंस, या लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, पोल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से? फ्रॉम पोल। हर डिस्टेंस हम लोग कहां से नापेंगे? वो हम पोल से नापेंगे। जो इमेज बनेगा, इमेज और पोल की जो डिस्टेंस होगी उसे v से डिनोट करेंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा आता है, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं r। ठीक है। r जो होता है वो उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब यहां से बात आती है, देखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट ये है, ओ से रिप्रेजेंट करा, तो अब आपको यहां पे एक मुद्दा आता है कि आप कहां पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन पता है, आप कहां पॉजिटिव लेंगे, कहां निगेटिव लेंगे। हमेशा याद रखिए, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो निगेटिव होती है। एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो रे ऐसे जाएगी, ये आपकी रे गई। ठीक है। रे ऐसे गई तो आपकी ये एरो ऐसे बनेगा, इंसिडेंट रे का एरो ऐसे बनेगा। तो एरो जिस साइड पॉइंट करे वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये एरो किस साइड पॉइंट कर रहा है? इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। समझ में आ रहा है? अगर इसी को हम लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, तो ऑब्जेक्ट ये होता, ये रे जाती, तो रे जाती तो एरो आप ऐसे, इंसिडेंट रे का एरो ऐसे बनाते, तो ये पॉजिटिव होता, ये निगेटिव होता। समझ में आ रहा है? ये मुद्दा क्लियर होना चाहिए, ना तो गड़बड़ा दोगे। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंसिडेंट रे का एरो होता है, रो बोला है, एरो होता है, वो आपको कन्वेंशन बताता है। एरो अगर इस साइड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। अगर इधर पॉइंट आउट कर रहा है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक, मतलब मुद्दा। एक और पॉइंट होता है, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो इसका नॉर्मल क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ये अगर इसमें नॉर्मल बनाते एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हम लोग नॉर्मल बनाते, ये इंसिडेंट रे है,
ये आई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें क्या बनाना रहता था, नॉर्मल बनाना रहता था। तो नॉर्मल हमेशा क्या कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपका नॉर्मल बना, समझ में आया। ये आपके कॉन्सेप्ट है। फर्दर हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। दो डेरिवेशन होंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा और जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर जो चीज में कंफ्यूजन हो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि हम दोनों केस क्यों ले रहे हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फर्दर अगर हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस खत्म होने के बाद लेंस में आएंगे तो लेंस में आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होगा उसका डायरेक्ट यूज लेंस के डेरिवेशन में होगा। तो इसको दोनों केस पढ़ने इंपॉर्टेंट है, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला केस ले रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट एट रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम। अब यहां पे हम बनाते हैं, ये मान लीजिए आपका दो सरफेस है। ठीक है, दो सरफेस है। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, हम लोग म्यू से नहीं डिनोट कर रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि म्यू और यू में आप लोग आगे चल के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, n1 और n2 लेंगे। ठीक है, और हमें याद रखिएगा हम n1 किसे कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। याद रखिएगा n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है, n1 अगर ये है तो n2 आपका क्या होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बताना जरूरी है, नहीं तो आगे आप कंफ्यूज होंगे। तो यहां पे समझ लीजिए ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल। ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब ये क्या है, मान लीजिए ये ग्लास है और ये एयर है। ठीक है, समझ गए, ये ग्लास है, यहां पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो रे जो है बनाने में दिक्कत होगी, और ये एयर है। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है, इसका जो सेंटर होगा सरफेस का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। तो पी से डिनोट कर लो, समझ लो। अब यहाँ पे बात आती है, क्योंकि देखो इस सरफेस, ये सरफेस का ये सर्कल इधर आ रहा है, ये सरफेस है आपका। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इस साइड है। ठीक है, कहाँ है, रेयरर मीडियम पे। तो ये आपका रेयरर मीडियम है, ऑब्जेक्ट आपका इस साइड है, और आपका इमेज यहाँ बनेगा, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रेज अंदर की साइड जाएगी इसके। अब यहाँ पे बात आता है, ये पोल है, क्योंकि ये सर्कल इधर आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स ही बात है, ये हो जाएगा, इधर आएगा। समझ लो, ये जो स्फीयर मतलब सरफेस है उसका स्फीयर इस साइड आ रहा है, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस अगर पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए, द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहां से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, पोल तो छुप ही गया। तो ये आपका पोल था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा है, ये है ऑब्जेक्ट आपका, ओ से डिनोट कर दिया। यहां से इसकी एक दो रे हमें चाहिए रहती है, तो यहां पे देखिए, अगर ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे जा रही है तो उसी पे ऐसे पास कर जाएगी।
ठीक है। अगर सेंटर ऑफ, हमने बताया था अगर नॉर्मल से कोई रे नॉर्मली पड़ रही है तो वो नॉर्मली पास हो जाएगी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसकी रे ऐसे जा रही है ये, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। नॉर्मली कोई रेस पड़ती है तो पास हो जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं होती है। तो ये रे आपकी पास हो गई, पहली रे तो हो गई, खत्म कहानी। दूसरी रे हमने मान लिया ये है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अब यहां से बात आती है, अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमारा बोर्ड ना गिर जाए, बार बार हिल जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। अभी हमने प्रीवियस बताया कि नॉर्मल हमारा कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल पास कर गया, ठीक है, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रे आपको आपकी ऐसे पास कर जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन कहां से, रेयर टू डेंसर जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। इसको ऐसे जाना था, वो जाएगी ऐसे, ये हो जाएगी। समझ गए, ये क्या हुआ, ऐसे जाना था सीधे लेकिन नहीं जाती है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये वाली है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल। अब हमें पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अब ये ऐसे जाना था, रिफ्रैक्ट ऐसे हो गई, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये सेंटर, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट करा। आर आप लोग ऐसे बनाइए, देखिए हम कैसे बना रहे हैं, ये ऐसे बनाना, ठीक है। अब यहां पे हमने ये ले लिया अल्फा एंगल, ये ले लिया बीटा, ये ले लिया गामा, इसीलिए हमने आर को वैसे बनाया गामा, कि आप गामा और आर में कंफ्यूज ना हो। समझ गए। अब यहां से बात आती है, अब हमें यहां पे क्या करना है, एक पॉइंट लेना है P डैश, और ये ले लीजिए M, ठीक है। ये जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप यहां पे ले लो M, और ये P डैश। हमेशा याद रखिएगा P और P डैश के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम रहती है, नेग्लिजिबल। तो ये और ये एक ही बात है, चाहे P डैश और P लिखो, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे बात आती है, अब हमें ट्राइंगल लेना है। देखो ट्राइंगल का सारा बन गया। इन ट्राइंगल ले लो OMC, इन ट्राइंगल OMC। अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये वाले एंगल का सम, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई, दैट्स मीन्स आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें हम लोग, ये वाला हो गया। अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ले लो, MC, इसको ले लो। यहां पे इमेज बन रही थी ना, आई था बेटा, ये आई, ये ऐसे आया, इधर इमेज बन रही है, समझ, रिफ्रैक्शन के बाद इधर इमेज बन रही है, तो ये आई हो गया। तो कौन सा ट्राइंगल लेना है हम लोग को, MCI, ट्राइंगल MCI। अब यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम, ये देखो ये वाला अब एक्सटीरियर हो गया ना, ये वाला ट्राइंगल लिया तो ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दैट्स मीन बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, ठीक है। अब यहां से देखो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा, ये R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा।
ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा कि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और डेंसर का क्या है n2। ठीक है, रेयरर का n1 है और डेंसर का n2। तो यहां से देखो n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। ठीक है, r हम लोग ने ऐसे नहीं बनाया था, कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। गामा और आर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये कहां से आया, बाई, आप लोगों को पता था स्नेल्स लॉ कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, यहां से समझ में आया। अब n1 को ऐसे लिख दो, साइन आई, देखो साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेज है वो पैरा एक्सियल है, एक्सियल। ठीक है, पैरा एक्सियल का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे बहुत ही कम एंगल बना रही है। कम एंगल बना रही है मतलब नेग्लिजिबल एंगल बना, मतलब नेग्लिजिबल नहीं बने, कम एंगल बना रही है, बहुत छोटा एंगल बना रही है। छोटे एंगल के लिए साइन आई आई के बराबर होता है, साइन आर आर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से साइन आई की जगह क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू n2 साइन आर की जगह आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n1 को ऐसे ही रखो, i का ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मान लीजिए ये सेकेंड इक्वेशन, तो i इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा। तो i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, n2 r इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। समझ रहे हो। अब यहाँ पे सारे एंगल जो मतलब अल्फा है, तो अगर हमें टैन अल्फा निकालना होगा, टैन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कहाँ लिखे जगह ही नहीं बचती है। तो n1 ये हो गया अल्फा, तो टैन अल्फा लिखेंगे, टैन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन अल्फा हमारा अल्फा के बराबर होता है, तो अल्फा लिख दिया। अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम पी डैश अपॉन बेस। बेस ये क्या है, ओ पी डैश। ठीक है, एम पी डैश अपॉन ओ पी डैश क्या है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस। हमने कहा ना पी लो या पी डैश लो, एक ही बात है, बहुत कम डिस्टेंस पे होता है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, ये पोल ले लेंगे, पी डैश को हम लोग पोल कंसीडर कर सकते हैं। पी मतलब ये पी और ओ के बीच, ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, यू होती है, शुरुआत में ही बताया, तो ये क्या हो जाएगा, यू। अब यहां पे बात आती है कि ये आपका देखिए रे इधर जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट किस साइड है, निगेटिव साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू। समझे, ये हो गया मुद्दा। ठीक है, इसको इतना नोट करिए हम, और बताते हैं, थोड़ा सा रब कर दें ना तो जगह नहीं बचेगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए अल्फा इज इक्वल टू एम पी डैश अपॉन यू हो गया, वैसे ही हम लोग बीटा निकाल लेंगे। बीटा निकालो, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा ये है परपेंडिकुलर, मतलब एम पी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखो ये बेस में पोल और इसके बीच के डिस्टेंस है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस आर होती है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस यू होती है। ये तो समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी डैश सी, मतलब एम पी डैश अपॉन पी सी के, पी डैश सी की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये देखो ये पॉजिटिव साइड है ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, आर क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब बात आती है हमारी गामा की, गामा को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर एम पी डैश अपॉन बेस। अब हमने बताया था पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वी कहलाती है। अब ये भी क्या है, पॉजिटिव साइड है, तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये आप कर लो v। तो अब यहां पे पुट कर दो फटाफट सबकी वैल्यू। ये अल्फा इज इक्वल टू क्या है, एम पी डैश अपॉन माइनस यू,
फिर बीटा इज इक्वल टू क्या है, एम पी डैश अपॉन अच्छा इसे अभी रहने दो, इसे रहने दो। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। देखो कैसे रिड्यूस करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा। अब ये क्या हो जाएगा, n2 बीटा माइनस n2 गामा। समझ रहे हो, ये हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, बीटा बीटा एक साइड कर लो, बीटा बीटा एक साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर लेके आओ, तो ये n1 गामा अल्फा हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो प्लस n2 गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n2 बीटा था और ये इधर जाएगा तो माइनस n1 बीटा हो जाएगा। ये इधर ले गए, ये वाला इधर ले गए हैं और ये वाला इधर लाए हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां से देखो n1 अल्फा की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एम पी डैश अपॉन माइनस यू प्लस n2 का तो n2 रहेगा, गामा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये गामा की जगह हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एम पी डैश अपॉन वी, एम पी डैश अपॉन वी। बीटा को कॉमन ले लो, यहां पे बीटा कॉमन हो जाएगा n2 माइनस n1, ठीक है, यहां पे बीटा कॉमन हो जाएगा n2 माइनस n1। अच्छा बीटा हम डायरेक्टली पुट कर दे, एम पी डैश अपॉन आर, यहां पे क्या लिख दो, एम पी डैश अपॉन आर। अब यहां देखो एम पी डैश तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम पी डैश और एम पी डैश कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से आपका क्या बचा, यहां पे देखना क्या बचा आपका, n1 अपॉन माइनस यू, यहां पे n2 अपॉन वी, मतलब क्या बचा, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। अरे बाबा इसको पहले लिख दिए, पॉजिटिव था, इसको इधर कर दिए, कोई और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। दिस इज योर डेरिवेशन, यू हैव टू लर्न दिस डेरिवेशन वेरी केयरफुली। मेरे ख्याल से सब चीज ठीक है, एकदम परफेक्ट, सब सही है। तो ऐसे आपको निकालना है, दिमाग जो है आपको ट्राइंगल्स में जो हेर फेर करनी है उसमें ही लगाना है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे रखना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे रखना है, u क्या है, v क्या है, r क्या है, कैसे ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल कैसे लेना, तो ये पूरा मुद्दा है बहुत बड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब हम लेंस का बताएंगे ना तो यही फॉर्मूला उठा के उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.